पहले भाग में आपने देखा कि अच्छे नियोजन के लिए आवश्यक है कि सभी गांव के लोग एक साथ इकट्ठे हों, ऐसा माहौल बने जहां सभी इसके हिस्से बन सकें। जितनी सहभागिता लोगों की होगी उतना ही अच्छा नियोजन होगा, इसलिए अच्छा माहौल बनाना आवश्यक है। साथ ही ग्राम पंचायत के माध्यम से समिति का गठन करना भी आवश्यक है। जल प्रबंधन समिति का गठन किया जाए जो इस पूरी नियोजन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए, जिससे उनका स्वामित्व हो और सभी लोगों की भागीदारी से आवश्यकताओं के अनुरूप योजना का निर्माण हो सके। इस भाग में अब हम देखेंगे कि समिति किस तरह से अपने यहाँ की समस्याओं का आकलन करती है, पानी के ज़रूरतों को पहचानती है, उपलब्धता को देखती है और अपने यहाँ बजट बनाने की प्रक्रिया को कैसे चलाती है। तो हम जानना चाहते हैं कि गांव में अभी पानी की परिस्थिति क्या है, यानी हमें बहुत सारी चीज़ों के आकलन करना है। ऐसा तो नहीं है कि आज वहाँ पे पानी की उपलब्धता नहीं है। हो सकता है कि वहाँ हैंडपंप के माध्यम से पानी पहुँच रहा हो, या हो सकता है कि वहाँ एक पानी की टंकी हो पहले से, लेकिन शायद उस पानी की टंकी से कुछ परिवारों को पानी मिल रहा हो और पूरे गांव को नहीं मिल रहा हो। तो दोनों तरह की परिस्थितियाँ हो सकती हैं। कुछ परिवारों को शायद आज भी कुएं से या अन्य स्रोतों से पानी की पूर्ति करनी पड़ रही हो। तो आकलन का अर्थ ये है कि हम इसमें बहुत सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे, जिससे योजना ठोस बने, आंकड़ों के आधार पर बने, ज़रूरतों के आधार पर बने। तो पहली चीज़ आकलन के लिए हमें देखना होगा कि उस पंचायत में पानी की मांग कितनी है। ठीक है, पानी की मांग। पानी की मांग का अर्थ क्या हुआ? कितना पानी आवश्यक है पीने के लिए, खेती के लिए, निस्तार के लिए, पशुओं के लिए, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। यहाँ में पानी भी नहीं आती है। यहाँ पे ये हैंडपम्प बहुत दूर है हमारा, तो हम लोग स्कूल भी जाते हैं तो थोड़ा लेट हो जाते हैं स्कूल में, तो हमें स्कूल में डांट भी पड़ती है कि तुम इतने लेट क्यों हो जाते हो। तो हैंडपम्प से लेके आते पीने का पानी, काफ़ी दूर हैंडपम्प है, वहाँ चल के लेके आते हैं सर, समय ज़्यादा लग जाता है उसके लिए। इससे अच्छा रहेगा कि अगर नल घर पे मिल जाएगा तो उनको भी सुविधा मिल जाएगी, कम समय में काम हो पाएगा। काफ़ी पुराना तालाब है और इससे मवेशी उनको पानी मिलता है। कुएं ट्यूबवेल में अधिक पानी बढ़ जाता है इससे तालाब में रहने से। पानी की तो बहुत कमी है, दूर से पानी लेके आते हैं हम। इधर आम घाटा मोहल्ला है, वहाँ से लेके आते हैं, और अगर वो बारमा टूट गया तो गांव में भी जाना पड़ता पानी लेने हमको। अभी ठंड में बहुत पानी है, गर्मी में बहुत परेशानी है। 50 साल 60 साल पुरानी है सर। हाँ पहले पीते थे सर, 20 साल पहले तो ये गंदी गाढ़ो हो तो नहीं पी पा रही, खराब पानी लगे को। ये आसपास बूढ़ा है सर, देखो पानी में जा रही है सर। तो ये जानकारी के लिए हमें पानी की मांग के लिए पहला क्या करना पड़ेगा? जनसंख्या देखनी पड़ेगी। कितनी जनसंख्या है? जितनी भी जनसंख्या है, मान लीजिए 1000 है वहाँ की जनसंख्या, महिला पुरुष बच्चे सब मिलाकर, जैसे 1000 लोग वहाँ पर हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कुल पानी की प्रतिदिन आवश्यकता कितनी होगी। सरकार के नियमों के अनुसार लगभग 55 लीटर पानी प्रतिदिन एक व्यक्ति के खर्चे के लिए आवश्यक होता है। तो इस आधार से हम उसको देखेंगे, क्योंकि पशुओं के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है, तो पशुधन को हमें देखना पड़ेगा। तो पीने वाले पानी के लिए ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो जो पानी की टंकी बनने वाली है, इन दोनों के आधार पर होगी, और ये जनसंख्या के आधार पर जो भी वहाँ पर स्कूल हैं, आंगनवाड़ी हैं, वहाँ पर लेकिन ये बच्चे यही आएंगे, तो कुल मिलाकर इसी के आधार पर पानी की आवश्यकता निकलेगी। दूसरी पानी की आवश्यकता किस तरह की है हमारी? दूसरी आवश्यकता है खेती और अन्य निस्तार। मकान बनता है, सफाई होती है, और भी तरह की जो निस्तार हैं गाँव में आवश्यकता के अनुसार, उस खेती और निस्तार के लिए भी हमें पानी की आवश्यकता को देखना पड़ेगा। इसलिए खेती का रकबा, कितने क्षेत्र में खेती होती है, अलग अलग तरह की, गेहूं की कितनी होती है, धान की कितनी होती है, तो वो रकबा हम देखेंगे।
उस रकबा के आधार पर हमें पता लगेगा कि अन्य तरह के पानी की आवश्यकता कितनी है। तो ये जो कुल मिला के पानी की मांग को स्थापित कर देता है। हमें एक ये आंकड़े इकट्ठे करने हैं, लोगों के साथ इकट्ठे करने हैं, दस्तावेजों से इकट्ठे करने हैं। कृषि विभाग से हमें रकबे की जानकारी मिल जाएगी कि कितना सिंचित असिंचित है, और पंचायत के पास जनसंख्या का विवरण मिल जाएगा कि कितनी जनसंख्या वहाँ पर है, और पशुधन का भी आंकड़ा पंचायत के पास होता है और कृषि विभाग के पास हमें मिल जाता है, या वेटरनरी विभाग के माध्यम से हमें वो आंकड़ा मिल जाएगा। तो ये आंकड़े आपको वहाँ से मिल जाएंगे। अब जो महत्वपूर्ण आंकड़ा है वो जो हमें देखना है वो है पीने के पानी की उपलब्धता कितनी है और खेती के लिए पानी की उपलब्धता कितनी है। ये जांचना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और ये तब तक नहीं जांचा जा सकता है जब तक हम सभी लोग मिलकर जाएं, गांव का भ्रमण करें और सबके साथ मिलकर देखें किन किन मोहल्लों में पानी पहुंच रहा है, किन के घरों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है, कौन कौन से हैंडपंप काम कर रहे हैं, कौन कौन से हैंडपंप गर्मियों में सूख जाते हैं और लोगों को दूर से पानी लेना पड़ता है, कौन से ऐसे SC ST वर्गों के गरीब वर्गों के मोहल्ले हैं जहाँ तक पाइपलाइन नहीं पहुँची है, अगर वहाँ पर पानी की व्यवस्था है। तो इन सारी आकलन को तभी किया जा सकता है जब हम लोग सब साथ जाकर भ्रमण करें और साथ में देखें, जिसको हम लोग अंग्रेज़ी में कई बार कहते हैं ट्रांजैक्ट वॉक। साथ में एक सामाजिक मानचित्र को हम लोगों के साथ बनाते हैं। ये जो सामाजिक मानचित्र है उसके आधार पर एक नज़रिया नक्शा अपने गांव का, कि कहाँ से नाला गुज़रता है, कहाँ कहाँ हैंडपंप लगे हुए हैं, किन किन मोहल्लों में पानी की किल्लत है, कौन सी जगह से पानी ज़्यादा निकल जाता है और गर्मियों में उपलब्ध नहीं होता। ये सारा कुछ आकलन इस सामाजिक मानचित्र के आधार पर होता है। सामाजिक इसलिए इसको कहा गया, इसके साथ इसको संसाधन भी कहते हैं हम साथ में, सामाजिक और संसाधन मानचित्र, क्योंकि संसाधनों को तो हम देख ही रहे हैं नक्शे पर रखकर, संसाधन के साथ इसकी सामाजिक विश्लेषण और वितरण को भी देख रहे हैं, क्योंकि पानी एक ऐसा मुद्दा है, पानी एक ऐसी व्यवस्था है जो कई बार गरीबों के पक्ष में नहीं हो पाती है। अमीर या जो वर्चस्व जिनका ज़्यादा है उनके पास उसकी उपलब्धता ज़्यादा हो जाती है। इसलिए पानी के सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक है कि पानी का सामाजिक चित्रण करें और पानी के मिलने वाली व्यवस्थाओं को कहाँ कहाँ किसके माध्यम से उपयोग हो रहा है इसको हम देखें। आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं और हम सब ने मिलकर ये गांव का सामाजिक और प्राकृतिक मानचित्र बनाया है, जिसमें हम लोग पानी के मुद्दों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि हमारे गांव में पानी की समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या क्या काम हो सकता है। जल के साधन को लेकर हमने उसमें मुख्यतः फोकस किया है कि कहाँ कहाँ हमारे पास जल स्रोत हैं और उसमें हमको किस तरह की योजना बनाने की ज़रूरत है। तो उसको हम देखेंगे। पहले तो ये जो है ये सारे सीसी रोड हैं, गाँव में पक्के रोडों को दर्शाया गया है उसमें। और ये जो है संस्थाएँ हैं, जैसे स्कूल है, इधर पंचायत भवन है, पंचायत भवन में जो पानी का टंकी और बोरिंग है उसको दिखाया गया है। ये सारे जो हैं ये अपने गांव में जितने भी हैंडपंप बने हुए हैं उनको दिखाया गया है। जैसे कि इधर बताया गया है कि पानी है, पीने का पानी यहाँ पे उपलब्ध है, यहाँ पे हैंडपंप भी अच्छा है, और ये जो पंचायत भवन में टंकी बनाई है इसमें भी पानी उपलब्ध है। और इधर वाला जो क्षेत्र है जो होली चौक है इसमें पानी की व्यवस्था नहीं है। एक ये कुआं है, इसमें गंदा पानी है। और यहाँ पे या तो बताया गया कि इधर पानी बहुत गहरा है या पानी कम है। इधर से व्यवस्था इधर करी जा सकती है अगर चाहे तो पानी की, कि जैसे टंकी वहाँ बनी है तो या तो नल के द्वारा आ जाए या फिर टंकी गांव में भी एक बना दी जाए तो उसका इधर ट्रांसफर हो जाए। और फिर पानी को रोकने की व्यवस्था भी की जा सकती है। जैसे हैंडपम्प है, ये वाला जो हैंडपम्प है एक हमारा इधर रोड पे, तो ये गंदा पानी देता है, फिर भी हम सब लोग उसी का पीते हैं क्योंकि वो दूर पड़ता है ना, सारा काम छोड़ के कब तक जाएंगे उस पर।
और फिर सारी जनता का भरपूर नहीं हो पाता है वहाँ, तो इससे लाना पड़ता है। तो ये गंदा पानी देता है, फिर भी पी रहे हैं उसको। पानी है तो वो कुआं उनका पानी है इधर, और गांव में जो है भीतर अंदर पीने का पानी नहीं है। ये घर है मकान, इनमें पीने का पानी नहीं है। जहाँ से लाते पानी शमशान वाले हैंडपंप से, घर लाते, घर मकान जो है टंकी बनाओ। सार्वजनिक तालाब अपना एक बना हुआ है शिवजी की राड़ी में, इस तरफ ही है वो। तो उसको अगर गहरा और चौड़ा कर दिया जाए तो उससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। वहाँ क्या है, शासकीय भूमि है तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। और दूसरा, जो छोटे छोटे किसान हैं जिनके खेत हैं, जो गरीब वर्ग के किसान हैं, उनके खेतों में भी अपन एक खेत तालाब अगर बना दें तो काफ़ी हद तक सुधार किया जा सकता है। तो इस नाले में अगर 2-3 स्ट्रक्चर तैयार हो जाते हैं तो इससे काफ़ी हद तक वाटर लेवल का सुधार हो सकता है। तो सभी साथियों ने मिलकर जो चर्चा करी है, ये सामाजिक और प्राकृतिक मानचित्र के माध्यम से काफ़ी अच्छी चर्चा हो गई। तो इस तरीके से पूरे गांव में क्या क्या निर्माण काम पानी के लिए होना चाहिए, वो आज की चर्चा से निकल के आया है, उसको हमारे साथियों ने लिखा है। अब हम इन सारी बातों को लेके पंचायत के साथ बैठ के आगे की योजना बनाएंगे। आप सभी का धन्यवाद। क्यों हम ये कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि हम ये देख सकें कि कुल मिलाकर पानी की मांग कितनी है और पानी की उपलब्धता कितनी है। इसके बीच का अगर संतुलन नहीं है तो हम कभी भी लंबे समय तक पानी मुहैया नहीं करा सकते। इसलिए हमेशा आवश्यक है कि पानी की उपलब्धता पानी की मांग से ज़्यादा होनी चाहिए। जब तक ये ज़्यादा नहीं होगी पानी की उपलब्धता, तब तक हम कभी भी पानी को लगातार उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आवश्यक है कि इसको हम लोग देखें। दूसरी, जब पीने के पानी की बात आती है, इसलिए जो चौथा चरण इसके लिए महत्वपूर्ण है कि जो स्रोत हैं पानी के, क्योंकि पीने के पानी की बात है, तो पीने के पानी के जो स्रोत हैं या जहाँ से पानी मिलता है, वहाँ से सुरक्षित पानी मिल रहा है क्या? इसलिए इसकी जांच भी इस योजना का एक प्रमुख हिस्सा है। जितने हैंडपंप हैं उनकी जांच हो जाए, जितने कुएं हैं उनकी जांच हो जाए जहाँ से पानी ले रहे हैं, और पानी में किसी भी तरह की अशुद्धता है तो हमें पता लग जाए, जिससे हम ये जान सकें कि ये हैंडपंप का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, यहाँ से पानी लिया जा सकता है और यहाँ से नहीं लिया जा सकता है। अगर आप अपने विभाग से मांगेंगे तो उस गांव के सभी हैंडपंप्स की पानी की जांच की रिपोर्ट वो दे देंगे, जिसको आप अपने पानी के जो वीएपी बनाने जा रहे हैं, आप विलेज एक्शन प्लान बनाने जा रहे हैं, उसमें आप इसको रखेंगे और जनता के साथ ये बातचीत करेंगे कि ये हैंडपंप्स में पानी की स्थिति क्या है। अब जो पांचवा चरण है जो इससे जुड़ा हुआ और बहुत महत्वपूर्ण है पीने के पानी के लिए, वो है पानी के स्रोत का चयन। ये अगर हम पानी की टंकी बनाएंगे तो कहीं ना कहीं नीचे से पानी जाएगा या किसी नदी के ऊपर से आप पानी उठाएंगे। ज़्यादातर योजनाओं में हो सकता है कि आप वहाँ का जो एक कोई बोर है या जहाँ पर बोर करने की संभावना है वहाँ से आप पानी उठाएंगे, और कुछ ऐसी योजनाएं भी होती हैं जहाँ 20 गांव, 25 गांव, 50 गांव का एक ही स्रोत होता है, एक जगह से पानी नदी से उठाते हैं और हम उसको वहाँ पर लाते हैं। तो हमारे लिए अगर पानी के स्रोत को नीचे से लेना है तो हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी निकलता है, जहाँ पर निकलने की संभावना है, अच्छा पानी है, वहाँ से हम पानी को लाने की कोशिश करेंगे। और अगर दूर से पानी आ रहा है तो हम देखेंगे कि पानी आएगा अगर पाइप के माध्यम से, तो हमारे गांव में कहाँ पर वो सबसे पहले पहुँचेगा, जहाँ पर हम पानी की टंकी का निर्माण कर सकें। तो पानी की टंकी बनाने का स्थान क्या होगा, ये भी हम उस दौरान देखेंगे जब हम भ्रमण कर रहे होंगे और लोगों के साथ चर्चा करेंगे, जिससे ज़्यादातर लोगों को पानी मिल सके, कम से कम दूरी रहे। क्योंकि ज़्यादातर अगर टंकी को आप ऐसी जगह बना देते हैं जो गांव से 3 किलोमीटर दूर है,
तो ज़्यादातर ऐसे मोहल्लों में जो बहुत दूर होते हैं वहाँ पर पानी पहुँचते पहुँचते इतना धीरा हो जाता है कि पानी नहीं पहुँचता। इसलिए आवश्यक है चुनाव ऐसी जगह किया जाए जहाँ पानी सबको बराबर से मिले। कई बार दबाव में लोग कहते हैं कि इस मोहल्ले में इस पानी की टंकी को बना दो, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ से उनको सबसे ज़्यादा पानी मिलेगा। लेकिन उसकी वजह से हो सकता है 3 ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पर बहुत धीरा पानी पहुँचे। इसलिए ये चुनाव के लिए, स्थान के लिए सामाजिक भी आवश्यकता है ध्यान देने की, और जो हमारे यांत्रिकी हैं, जो इंजीनियर हैं, वो इसको तकनीकी नज़रिए से भी देखेंगे कि पानी की उपलब्धता कहाँ है और कहाँ इसको बनाना चाहिए, जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रभावी ढंग से कम लागत में सभी को बराबर से पानी पहुँचाया जा सके। अगर आपके यहाँ पानी का स्रोत है पहले से और आपको लगता है कि उसमें काफ़ी पानी है, ज़्यादा बड़ी टंकी बनाकर भी सप्लाई किया जा सकता है, तो उसका विश्लेषण किया जाएगा कि कितना पानी निकल सकता है उससे, और नया है तो उसके बारे में सोचा जाएगा कि कैसे उसको हम लगाएंगे। तो अब आवश्यक है कि इसकी लागत का अनुमान करना। हम अगर हर घर को पानी पहुंचाना चाहते हैं तो हमें यह अनुमान करना पड़ेगा कि कितनी लागत आएगी, और ये लागत में आप बताएं कि क्या क्या खर्चे हो सकते हैं जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए। पीने के पानी के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो आ सकती हैं। पहला, जहाँ पर बोर होगा और बोर उसका खर्चा, उसके साथ उसमें लगने वाला पंप। दूसरा, पाइपलाइन कहाँ कहाँ बिछेंगी, यहाँ से लेकर किन किन मोहल्लों में कितनी पाइपलाइन लगेंगी। नल कनेक्शन, कितने नलों के कनेक्शन होने वाले हैं, उन नल के कनेक्शन के आधार पर भी एक खर्चा आएगा। पानी के स्टोरेज के लिए पानी की टंकी जहाँ पे पानी को भरा जा सके, इसकी भी अनुमान लगाना पड़ेगा हमें कि कितना खर्चा होने वाला है। ये जो पानी की टंकी है, ये 1 साल 2 साल या 3 साल के नज़रिए से कभी भी नहीं सोची जाती। जब पानी की टंकी का निर्माण होता है तो ये सोचा जाता है कि कैसे ये 15 वर्ष के लिए कम से कम काम करे, और अगर बहुत अच्छा निर्माण कर रहे हैं हम, बड़ी पंचायत है, तो हम ये सोचते हैं कि कैसे ये 30 वर्ष तक भी पानी की टंकी चले। तो 30 वर्ष और 15 वर्ष में हमें कितने पानी की आवश्यकता होगी, पानी की टंकी की जो आकार है वो उसी पर निर्भर होगा। इसलिए जो आपने सबसे पहले जनसंख्या को निकाला था, ये देखना पड़ेगा कि 15 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या हो जाने वाली है, कितने पशुधन हो जाने वाले हैं। तो इसका आकलन, भविष्य का आकलन करने की आवश्यकता होगी। और इसी तरह 30 वर्ष तक अगर चलने वाली है तो कितनी। तो जनसंख्या, जो वर्तमान जनसंख्या है, इसका 18% निकाल लें। ये माना जाता है कि 15 वर्षों में लगभग इतनी जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो वर्तमान जनसंख्या में 18% की वृद्धि को जोड़ देंगे तो आपकी वो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन हो जाएगी, जो 15 वर्ष में संभावित जनसंख्या आने वाली है। और अगर 30 वर्ष को करना है तो वर्तमान जनसंख्या में 32% का गुणा करना होगा, और वर्तमान जनसंख्या को जोड़ेंगे तो हमें 30 वर्ष का अनुमान मिल जाएगा। क्योंकि ये बोर और पंप लगेगा तो इस पंप के साथ बिजली का भी खर्चा होगा। तो बिजली का कनेक्शन कहाँ से आएगा, इसको भी हमें देखना होगा। और इसके साथ साथ एक और जो खर्चा इसमें आपके साथ में आपको देखना होगा, वो है उस स्थान का जहाँ पर पानी की टंकी बन रही है, उसका बाउंड्री वॉल, चारों तरफ उसकी दीवार, अंदर एक कोई कमरा जहाँ पर दस्तावेज़ों को रखना संभव हो, कोई ऐसा स्थान जहाँ पर कभी कभी बैठक करने की आवश्यकता हो तो उसको हम कर सकें, और भी कुछ तरह की सामग्री रखनी है तो उसको रखने के लिए हम देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर इन सब चीज़ों का, और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, उनको जोड़कर हम वहाँ पर होने वाले कुल खर्चों का एक अनुमान लगा लेते हैं। तो ये जो कुल लागत आएगी पानी को लेकर,
इस कुल लागत का एक हिस्सा अंशदान के रूप में जनता को देना होगा, वहाँ के लोगों को। पानी की टंकी की कुल जो संभावित लागत है उसका हमने जैसे कहा 10% हिस्सा समुदाय को देना होगा। तो ये गणना हो जाएगी कि अगर कुल लागत आपकी 10 लाख रुपया आती है तो 10% का अर्थ हुआ 1 लाख रुपया आम जनता को देना पड़ेगा, सब लोगों को। तो सारे परिवार मिलकर तय कर सकते हैं कि कितना कितना पैसा हर परिवार से लेना होगा। सामान्य गांव में 10%, कुछ विशेष परिस्थितियों के गांव जिनको हम विशेष गांव की श्रेणी कहें, जहां पर SC/ST जनसंख्या का बाहुल्य है, यानी 50% से ज़्यादा इन वर्गों का अगर निवास है, तो इन परिस्थितियों में 5% अंशदान प्रस्तावित होगा। तो जब आप इसकी योजना बनाएंगे और जब इसके बजट को बनाएंगे तो इसमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि कुल लागत का सामान्य गांवों में 10% और विशेष गांव में जहां SC/ST जनसंख्या 50% से ज़्यादा है 5% का अंशदान दें। इस भाग में आपने देखा कि पंचायतें जब समिति का गठन करती हैं और जल प्रबंधन समितियां लोगों के साथ मिलकर उनकी आवश्यकताओं को पहचानती हैं, अपने यहाँ पानी की उपलब्धता को जानती हैं, पानी कहाँ से उपलब्ध होगा उस स्थान का चयन करती हैं और साथ ही बजट को समझती हैं कि कुल मिलाकर पानी के टंकी में कितना खर्चा होने वाला है, तो उन्हें अपने यहाँ अंशदान की भी आवश्यकता और कितना पैसा उनको लगेगा समझ में आ जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण चरण है जिससे सभी पंचायतों को VAP के दौरान गुजरना होता है।